गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम रायन को देखते हैं जो कि मैथ्यू को ढूंढते हुए उसी पुराने से एरिया में आ चुका था। उस एरिया की इतनी गंदी और बेकार हालत देखकर वो तो मन में सोचने लगता है, सीरियसली ये जगह तो बिल्कुल एक गटर है, कहीं मैं किसी गलत ड्रेस पर तो नहीं आ गया। हम उसके यहाँ पर आने का रीजन देखते हैं, जहाँ पर क्लास के दो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कहीं रायन के फैलाए हुए रूमर्स की वजह से मैथ्यू ने ड्रॉप आउट तो नहीं ले लिया। जिस पर दूसरा पर्सन भी हंसते हुए बोलता है, फिर तो रायन उसकी सक्सेस से अभी से जेलस होने लग गया। उनकी ये बातें वहाँ पर बैठे सभी लोगों के साथ रायन भी नोटिस कर लेता है। थोड़ी ही देर में प्रोफेसर ने उसे अपने ऑफिस में बुला लिया था। रायन, अगर ये बात सच है कि स्पॉन्सर के मुतालिक तुम्ही ने मैथ्यू के बारे में रूमर्स फैलाए हैं, तो इसकी वजह से मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूँ। इसीलिए अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी और मैथ्यू रायन को स्कूल में वापस लेकर आओ। प्रेजेंट में ये सब कुछ याद करते हुए वो इरिटेट होकर बोलता है, आखिर मुझे उसे माफी मांगनी ही क्यों है। जो भी हो, ये रूमर्स तो सच ही थे ना। इतने में उसे काफी तेज स्मेल आने लगती है, जैसे कि कहीं पर कोई चीज सड़ रही हो, जिस पर वो जल्दी से अपने फेस पर हाथ रखकर कवर कर लेता है कि इस गंदी जगह पर कोई कैसे रहता होगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक तो मुझे इसे बर्दाश्त करना ही होगा। इतने में वो स्टूडियो तक पहुंच चुका था। डोर को नो करते हुए वो मैथ्यू को बुलाने लगता है कि ये मैं हूँ रायन, क्या तुम अंदर हो। लेकिन अंदर से उसे कोई आंसर नहीं मिलता, पूरी तरह से साइलेंस थी। इतने में वो नोटिस करता है कि डोर अनलॉक है, जिस पर वो डोर को हल्का सा ओपन करके अंदर देखने का ट्राई करता है। लेकिन अंदर से उसे कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसे देख कर वो काफी ज्यादा डर गया था। हम देखते हैं डोर के बिल्कुल सामने मैथ्यू काफी क्रीपी वे में खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था। वो डोर को ओपन करते हुए उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर रोहन बेचारा तो डर के मारे कांपते हुए आहिस्ता से बोलता है, मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने आया था। इसके बाद हम उसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनको रखा गया था। उस जगह पर जिनके और सीओ के सबऑर्डिनेट के बीच एक बहुत बड़ी फाइट हो रही थी। फाइट करते हुए शेंगजी चिल्लाकर अपने सभी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर करता है कि जल्दी से बॉस को ढूंढो। दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो कि अभी तक ठीक से अपने सेंसेस में नहीं आया था। उसे साफ नजर तो नहीं आता, लेकिन वो सभी बातों को ठीक से सुन पा रहा था, जिससे उसे पता चलता है कि इस पूरे वेयर हाउस के बाहर उन्होंने बहुत बड़े फ्लूइड के टैंक्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वो जल्द ही इस जगह को आग लगा देंगे। उसका सबऑर्डिनेट एडवाइस कर रहा था कि हम उन सभी को किसी न किसी तरह अंदर ले आएं और फिर इस पूरी जगह को ब्लास्ट कर देंगे। ऐसा करके हम एक ही बार में उन सभी से छुटकारा पा सकते हैं। पर सीओ भी उसे परमिशन दे देता है कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो और अब हम दोनों को अकेला छोड़ दो। इस पर सब ऑर्डिनेट उसके सामने वो करते हुए वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद अब सीओ जिन की तरफ मुड़ता है और उसकी हल्की सी आईज ओपन होता देखकर उसे बोलता है, तो तुम उठ ही गए। जिस पर जिन फोकस करके उसे देखने का ट्राई करते हुए उसे बॉस बुला लेता है। जिनके मुंह से बोल सुनकर सीओ के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई थी कि मैंने काफी देर बाद तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुना है। जिसे सुनकर जिन तो काफी ज्यादा चौंकते हुए अपने सेंसेस में आता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इतने में उसे नोटिस होता है कि उसे तो यहाँ पर बंद कर रखा गया है, जिसे देखकर वो फौरन ही खुद को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगा था और पूछता है, मैं कहाँ पर हूँ। इस पर सीओ रिप्लाई करता है, अब ये मत बोलना कि तुम हमारे ओल्ड वर्क प्लेस के बारे में बोल चुके हो। ये वही जगह है जहाँ पर हम पिल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते थे और साथ ही वो जगह भी जहाँ पर सीओ ने उसे पिल्स का आदी बनाया था। ये बोलते हुए सीओ एक टिम्पल निकालकर उसके सामने कर देता है, जैसे कि वो अभी उसे खिलाने वाला हो। इसे देखकर जिन तो वहीं पर फ्लिंच हो गया था और फौरन ही तेजी से खुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगता है कि डैम इट, इस चीज को मुझसे दूर रखो। हम देखते हैं कि ऐसा करते हुए वो पूरी तरह से कांपने भी लगा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहली बार सीओ को देखकर कांपने लगा था। उसकी बॉडी तो कांप रही थी, लेकिन अचानक से ही उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए थे और क्रीपी वे में स्माइल करते हुए पूछता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। क्या इस तरह से मेरी टांगे तोड़कर तुम मुझे अपने पास रखने का ट्राई कर रहे हो। यानी कि अगर मेरी टांगे टूट गई तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। इस पर सील सीरियसली रिप्लाई करता है, अगर मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ भी दी तब भी तुम रेंगते हुए यहाँ से चले ही जाओगे। और
और अगर मैंने तुम्हें अपने पास लो करके रखा तो तुम अपनी ही टंग पर बात करके मुझे टॉर्चर करोगे, यानी कि तुम खुद को हर्ट करोगे, जिसकी वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं किसी को भी और ज़्यादा फेवर नहीं दूंगा और साथ ही अपने हाथ में पकड़ी डिम्पल को रब करते हुए नीचे फेंक देता है। ये तुम यही पूछ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को पाने का ट्राई नहीं किया सिवाय एक चीज़ के, जो कि कभी भी मेरी नहीं होती और हमेशा ही मुझसे दूर चली जाती है। मैं एक ऐसा पर्सन चाहता हूँ जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूँ। इस पर जिन बोलता है तो तुम अपने अलावा किसी और पर भी ट्रस्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है। इस पर सीईओ जिनके फेस को पकड़कर अपने सामने करते हुए बोलता है, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन एक ही पर्सन पर, कोई ऐसा जिस पर मैं हमेशा ही लाइक कर पाऊँ, लेकिन ना तो उसे पैसे में इंटरेस्ट है और ना ही पावर में, और साथ ही साथ मेरे मुश्किल डिसीजन लेने की वजह से अब तो वो मुझसे नफरत भी करने लगा है। काफ़ी देर से बस इसी बारे में सोचता आया हूँ कि आखिर मैं उसे अपने पास कैसे रखूँ। फिर मुझे अचानक से ये ख्याल आया कि अगर इसके पास ट्रस्ट करने के लिए मेरे अलावा और कोई भी नहीं है तो मैं ही इसके लिए वो पर्सन बन सकता हूँ। इसी वजह से उसने जिनको अरेस्ट भी करवाया था, सेल करने, मर्डर, असोल्ट और भी बहुत से इल्ज़ाम लगाकर कि वो कभी भी खुद से बाहर ना आ पाए, और ये भी बोला था कि अगर कभी तुम्हारा माइंड बदल जाए और तुम मेरे साथ रहना चाहो तो तुम कभी भी मुझे बुला सकते हो। प्रेजेंट में वैसा करने पर सीईओ से माफ़ी मांगता है कि उस टाइम मैं यंग और बेवकूफ़ था। इस चीज़ को रियलाइज़ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया कि तुम्हारी लॉयल्टी मेरे लिए कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। इसकी ये बातें सुनकर जिन तो बिल्कुल ही फ्लिंच हो चुका था। लियो दोबारा से उसके फेस को रब करते हुए सैडली बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, और सोचता है क्या कहा तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो और वो भी इतने सालों बाद। में से यह पूछता है आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से तुम मुझे माफ़ कर दोगे। जिस पर जिन बोलता है अगर 10 साल पहले तुमने मुझसे यही बात की होती तो शायद मैं तुम्हारा बिलीव कर ही लेता, और साथ ही स्माइल करने लगा था कि क्या मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि इस ओल्ड एज में भी तुम उसे भूल नहीं पा रहे। जिसे सुनकर सीओ के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ गई थी और उसे बोलता है तुम में कुछ तो बात है। ये बोलते हुए वो उसके क्लोज चला गया था। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा। वर्जिन सीरियसली बोलता है बस अब तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि एट लीस्ट एक ऐसी भी चीज़ है जो तुम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। इस पर सीओ उसके और भी क्लोज आते हुए बोलता है चेंगवू मुझे जो चाहिए मैं वो हासिल कर ही लेता हूँ और ऐसा हमेशा होता है। ये बोलते हुए वो फोर्सफुली जिनको किस करने लगा था। वो बस किस पर ही नहीं रुकता बल्कि किस करते हुए वो स्लोली स्लोली उसके ऊपर आ गया। दूसरी तरफ जिन तो उसके ऐसा करने पर खुद को दूर करने के लिए स्ट्रगल करने लगा था, दोबारा से उसकी बॉडी कांपने लगती है जैसे कि सीओ को टच करने पर ही उसे कोई ट्रॉमा हो। वो फौरन ही अपना फेस उससे साइड पर हटाते हुए गुस्से से बोलता है यहाँ से दूर हटो। इतने में सीओ ने तो वही इंजेक्शन निकालकर उसकी नेक पर रख दिया था जो कि कुछ देर पहले डायरेक्टर ने उसे फोर्सफुली लगाया था, और स्माइल करते हुए उसे बोलता है चेंगवू क्या तुम्हें पता है कि जब तुम पूरी तरह से इसके असर में होते हो उस टाइम तुम और भी ज़्यादा प्रीटी लगने लगते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हो और ना ही मुझे तुम्हारे मुंह से कोई घटिया वर्ड सुनने को मिलता है। और साथ ही उसके फेस को पकड़कर फोर्सफुली इंजेक्शन लगाने लगता है जिस पर जिंदू उसे रोक नहीं पा रहा था, लेकिन वो उसे ये ज़रूर बोलता है जैसा अभी अभी तुमने मेरे बारे में बोला मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो ऊपर ऊपर से तो कोई एक्सप्रेशन शो नहीं करता, लेकिन मन ही मन इंजेक्शन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था, क्योंकि एक बार फिर से वो उस स्टेज में नहीं जाना चाहता था जिससे वो अभी रिकवर हुआ है। दूसरी तरफ हम फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन स्टील का एक बहुत बड़ा रोड लेकर हर किसी को बस पूरी तरह से मारे ही जा रहा था। उसने तो बाहर काट करते हुए सभी लोगों का बुरा हाल कर डाला था, जिसकी वॉइस सुनकर अब जियो का ध्यान भी उस तरफ चला जाता है। इतने में वो पर्सन ब्लड से बड़े हुए स्टील के मुड़े रोड को फ्लोर पर किसी
घसीटते हुए सीओ की तरफ बढ़ने लगा था। इससे पहले कि सीओ कुछ समझ पाता, उसने तो सीओ के हेड पर एक जोरदार अटैक कर दिया था। बस वो यहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि कंटिन्यूसली उसे जोर जोर से मारे ही जा रहा था, जिसके ऐसा करने पर सीओ का ब्लड तो जिनके फेस पर भी लग चुका था और वो शॉकिंग फेस के साथ उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैथ्यू। हम देखते हैं वहां पर तो मैथ्यू था, जो कि काफी ज्यादा सीरियसली उसके सामने खड़ा था। फाइनली वो जिनको बचाने के लिए पहुंच ही गया। साथ ही दूसरों की नजरों से बचने के लिए उसने अच्छे से खुद को कवर भी कर रखा था। हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। जब मैं तो यहाँ पर पहुंचा था तो सीओ को जिनके इतना ज्यादा क्लोज देखकर उसकी बॉडी तो गुस्से के मारे जलने लगी थी, क्योंकि सीओ जिनसे बोल रहा था कि नशे में होने की वजह से तुम और भी ज्यादा प्रिटी लगते हो। जैसे जैसे ये आग बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसकी लॉजिकली सोचने की सभी सेंसेस खत्म हो जाती हैं। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी, जैसे कि बॉडी का हर पार्ट बिल्कुल पूरी तरह से जलाने लगा हो। फिर ये गुस्सा उस पर हावी हो गया और उसने सीओ को पकड़ के इतनी बुरी तरह से मारा जैसे कि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। उसने मार मार कर सीओ के नाक, मुंह और हर जगह से खून निकाल दिया था। इसके ऐसे रूप को देख कर जिन भी काफी ज्यादा शौक होते हुए उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसे सुन के मैथ्यू हाँफते हुए काफी सीरियसली जिनकी तरफ देखकर पूछता है, क्या ये वही है जिसने उस दिन तुम्हें ड्रग्स दी थी। लेकिन जिन से कोई आंसर नहीं कर पाता, जिस पर मैथ्यू तो गुस्से से सीओ को खुद से दूर फेंककर अब जिनकी तरफ बढ़ने लगा था। हम देखते हैं इतनी ज्यादा मार खाने की वजह से सीओ तो बिल्कुल ही अनकॉन्शियस हो चुका था। ऐसे गाइस किस किस को ऐसा लगता है कि सीओ ये मार खाना डिजर्व करता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें। मैथ्यू जिनके क्लोज आकर अपने कांपते हाथों से उसे खोलने लगता है, जिसे इतनी बुरी तरह से कांपता फील करके जिन भी सोचने लगा था कि आखिर अगर ये ऐसे ही किसी लीफ की तरह शेक करने वाला था तो ये यहाँ पर आया ही क्यों। और कुछ सोचते हुए बोलता है, अगर देखा जाए तो मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से भी नहीं मारा था कि तुम चीजों को सेंस करना ही बंद कर दो। मेरी लाइफ ऐसी ही है, तुम्हें इससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। इस पर मैं तो सीरियसली बोलता है, जैसे मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक पाया था, अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। जिस पर जिन तो उसे कुछ भी नहीं कह पाता, बस वो सैडली उसकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है, एक लिटिल ब्रैट जिसके लिए कभी मुझे सॉरी फील होता था, लेकिन अब तो वो किसी हार्ड अडल्ट की तरह बिहेव करने में मास्टर हो चुका है। वे तो मुझसे ज्यादा ये इस काबिल है कि मैं इस पर डिपेंड कर सकूं। और साथ ही अपने फेस पर हाथ रखकर छुपा लेता है, क्योंकि उसे ये चीज काफी ज्यादा एम्बैरस लग रही थी। अब उसे मैथ्यू पर डिपेंड करना होगा। इतने में मैथ्यू वहाँ से उठकर सीओ की तरफ मुड़ते हुए अपनी उसी मेमोरी को याद करता है। अब उसने सीओ के बारे में पूछा था कि जिन तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है, जिस पर जिन ने तो उसे किस करते हुए बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं। और बोलता है, उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा रिलेशन इसके साथ ऐसा नहीं जैसा हम दोनों का है। फिर जिन रिप्लाई करता है, हाँ मैंने ऐसा बोला था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल किसी बेकार मूवी की तरह है जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। इतने में सीओ भी हल्का सा अपने सेंसेस में आ गया था। वो कफ करते हुए अपने सब ऑर्डिनेट को बुलाने लगता है कि आखिर तुम सभी बेवकूफ बाहर क्या कर रहे हो, मेरी हेल्प करने के लिए जल्दी आओ, मैं तो उनमें से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो अपने सर को रब करके उठकर बैठ गया था, जिसे देख कर मैथ्यू ने तो जल्दी से जिनको अपने पीछे कर लिया था और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। सीओ उड़ते हुए जिनसे बोलता है, चेंगवू वहाँ पर ऐसे ही किसी इडियट की तरह खड़े मत रहो, मैं ऐसे देखकर सच में मुझे काफी बुरा लग रहा है। इस पर मैथ्यू बोलता है, अगर तुम खुद से ही इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर सकते तो फिर मैं करूँगा। ये बोलते हुए उसने फौरन से ही अपनी बैग से शेंगची की दी हुई गन निकाल कर सीओ पर पॉइंट कर दी थी, जिसे देख कर जिन तो चिल्लाते हुए उसे बुलाने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ तो सीओ स्माइल करते हुए उससे बोलता है, तो तुम इसे खत्म करना चाहते हो। चेंगवू, तुम्हें क्या लगता है वो कौन था जो तुम्हें शंघाई में लेकर आया? वो कौन था जिसने तुम्हें नाम दिया? इसने तुम्हें सिखाया कि पावर और पैसा कैसे हासिल करना है। और
यहाँ तक कि नेकटाई कैसे बांधते हैं। और मैथ्यू से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारा रिलेशनशिप तुम्हारे हाथों ऐसे ही ख़त्म हो सकता है। इस पर मैथ्यू बोलता है, तो क्या हुआ जो तुमने उसके लिए इतना कुछ किया, इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम इसकी वजह से जिनको सफ़र करवाओ। तुम तो ये चीज़ मुझसे बेटर जानते हो कि पिल्स उसे कितना ज़्यादा मेस्टअप कर देती हैं। हाँ, तुम जानते थे, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। ये बोलते हुए वो उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन इतने में दिन चिल्लाते हुए उसे ऐसा करने से रोक देता है। ये मैथ्यू, अभी गन नीचे फेंक दो। इतने में सीओ अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए थोड़ा आगे बढ़कर गन के बिल्कुल साथ अपना फेस लगाते हुए बोलता है, अगर तुम मुझसे पूछो तो वो पिल्स नहीं है जिसकी वजह से इसके साथ ऐसा हुआ, बल्कि वो तो तुम थे, और अब भी उसके लिए तुम बस एक गार्बेज ही हो। ये बोलते हुए वो फौरन ही नाइफ निकालकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन इतने में ही जिन्ने चलाते हुए जल्दी से उसे अपनी तरफ पकड़ के खींच लिया था कि मैथ्यू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे हाथ इस तरह की घटिया और बेकार चीजें करने के लिए नहीं है। इस घटिया पर्सन की वजह से तुम अपने हाथ गंदे करने की हिम्मत भी मत करना, और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। ये बोलते हुए वो उसके हाथ से गन लेकर फौरन ही सीओ की तरफ पॉइंट करते हुए उसे शूट कर देता है। बुलेट सीधा जाकर सीओ के मैकेनिकल हाथ पर लगी थी, जिसकी वजह से वो हाथ टूट जाता है और हाथ में पकड़ा हुआ नाइफ नीचे गिर चुका था। जिसके ऐसा करने पर सीओ तो काफी ज्यादा शौक होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, जैसे कि उसे बिलीव ही ना हो रहा हो कि जिन उसके साथ ऐसा भी कर देगा। सीरियसली बोलता है, एक पॉइंट था जब मैं तुम्हारी सच में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और ऑलमोस्ट तुम्हें अपने फादर की तरह समझने लगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा क्यों नहीं है जिस पर तुम ट्रस्ट कर सको। शायद मैं इस बारे में जानता हूँ। आई मीन एक ऐसा पर्सन जिसके बारे में तुम ये कहते हो कि तुम्हें उस पर ट्रस्ट है, और साथ ही साथ तुम नीडल से उसके बैक पर स्ट्रैप भी करते हो ताकि तुम उसे पेन में देख सको और उसे इस चीज़ के बारे में रियलाइज भी ना हो, क्योंकि तुम मुझ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और मैं भी तुम्हें ऐसा करने दूंगा। और रीज़न पैसे थे जिसकी वजह से मैं गैंग में आया था और तुम्हारे ऑर्डर्स को किसी लॉयल डॉग की तरह फॉलो करने लगा, और तुम्हारे मुझे इतनी ज़्यादा पैसे देने की वजह से भी तुम्हारे साथ जुड़ा रहा। इनमें से कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं था। और मैथ्यू की तरफ मुड़कर उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हें तो इसे थैंक्स करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने इसकी वजह से किया है, क्योंकि हर बार मेरी चॉइस बस यही था। इनके मुँह से ये बात सुनकर मैथ्यू तो शॉकिंगली बस उसके तरफ देखता ही रह जाता है। ऐसे मैथ्यू की चॉइस हमेशा से जिन थी, वैसे ही जिन की चॉइस तो हमेशा से मैथ्यू ही था। इसी कन्फेशन के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।